वागीश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागेश्वरी आप सभी का स्वागत करती हैं। आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा की पुस्तक वसंत से पाठ 10 कामचोर, जिसकी लेखिका हैं इस्मत चुगताई। कामचोर कहानी उन आलसी बच्चों की कहानी है जिनको कार्य करने की दक्षता नहीं है, कार्य करना नहीं आता है और ना ही उनको समझाया गया है कभी भी कि कौन सा कार्य किस प्रकार से किया जाता है। तो ये कहानी कामचोर अर्थात आलसी बच्चों की है। बच्चे अक्सर काम से जी चुराते हैं, ये सभी जानते हैं, और बच्चों को खेल कूद मस्ती करने में ही आनंद आता है, उन्हें वही सब कार्य अच्छे लगते हैं। और इस कहानी में बताया गया है कि अगर सही दिशा निर्देश अर्थात सही तरीका बच्चों को ना बताया जाए कार्य करने का, तो बच्चे उस कार्य को करने में निष्फल रहते हैं, वो कार्य नहीं कर पाते सही तरीके से, जिस तरह से उन्हें कार्य पूर्ण करना होता है। अर्थात बच्चों को उन्हें काम करने का तरीका सिखाना बहुत आवश्यक है। मतलब अगर वो कोई भी कार्य कर रहे हैं या हम कोई भी कार्य उन्हें दे रहे हैं तो उसे बताया जाए कि वो किस प्रकार से किया जाएगा, तभी बच्चे उसे आसानी से कर सकते हैं, अन्यथा वो उस कार्य को करने में सक्षम नहीं होंगे। और काम सही तरीके से ना होने से क्या क्या परेशानियां घर वालों को होती हैं, इस कहानी में कामचोर कहानी में यही बताया गया है कि बच्चों को क्या क्या परेशानियां आती हैं, घर वालों को क्या क्या परेशानियां आती हैं। और इस पाठ में यह भी बताया गया है बहुत मज़ेदार तरीके से कि जब बच्चों को काम करने का तरीका नहीं आता है, नहीं सिखाया जाता है, और जब उन्हें काम दे दिया जाता है तो क्या क्या होता है, क्या क्या स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, घर का माहौल कैसा हो जाता है जब उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है, वो काम जो करना उन्हें नहीं आता, जिसके विषय में उन्हें पहले से जानकारी नहीं दी जाती। तो उस कार्य को करने पर या कार्य करते समय क्या क्या दिक्कतें आती हैं। कामचोर पाठ की व्याख्या इस प्रकार है। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबैल तो ना हैं कि कोई धक्का मार दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। लेखिका के घर में बच्चों के काम ना करने को लेकर बहस छिड़ी हुई है, और बड़ी देर बहस करने के बाद यह फैसला हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए, क्योंकि घर में नौकर चाकर हैं तो बच्चे किसी काम को करने में कोई रुचि नहीं रख रहे हैं और ना दिखाते हैं, और सारा दिन धमाल चौकड़ी मचाते रहते हैं। कोई भी काम नहीं करता है, बेवजह एक दूसरे से झगड़ते हैं, और किसी भी काम में कोई मदद नहीं करते, बल्कि हिलकर अपना पानी भी नहीं पी पाते। उन्हें पानी भी अपने स्थान पर ही चाहिए। बच्चों को अपना काम अपने आप करने की आदत होनी चाहिए। यह माता पिता का फर्ज है कि बच्चों में अपने काम को स्वयं करने की आदत डाली जाए, नहीं तो वे आलसी ही बनते जाते हैं। लेखिका कह रही हैं कि उनके भाई बहनों को डांटते हुए उनके घर वाले कहते हैं कि वे लोग इतने सारे हैं लेकिन कोई भी काम नहीं करते और सारा दिन मस्ती करने के सिवा कुछ नहीं।
लेखिका कहती हैं कि जब बड़ों ने कहा कि लेखिका और उनके भाई बहन सारा दिन उधम मचाते रहते हैं, शरारत करते रहते हैं, कोई काम ही नहीं करते हैं, किसी काम में कोई मदद नहीं करते हैं, तब बच्चों को ख्याल आया कि आखिर वे काम क्यों करते हैं। हिलकर पानी पीने में उनका क्या खर्च होता है, इतना तो वे कर ही सकते हैं। इसलिए लेखिका और उनके भाई बहनों ने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। अपना काम स्वयं करने लगे और थोड़ी सी आदत डाल रहे थे कि चलो हम थोड़ा सा उठ के हिल हिला के अपना पानी तो पी ही सकते हैं। तो हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो नहीं है, तो यही कह रहे हैं कि धक्के तो लग जाते हैं। अगर किसी ने हम पे मुक्का मारा, धक्के में लग गया, तो हम उसे छोड़ थोड़ी ना देंगे, हम भी पलट के मुक्का मारेंगे। तो जब बच्चे एक साथ एक ही काम करने के लिए निकलेंगे तो आपस में धक्का मुक्की तो होगी ही। ऐसा ही कुछ नज़ारा लेखिका के घर में भी हुआ। लेखिका कहती हैं कि अब वो किसी से डरने वाले तो थे नहीं कि धक्का दे तो वो सह जाएं। ऐसा तो लेखिका और उनके भाई बहनों में कोई नहीं ऐसा था कि वे एक दूसरे को मारे पीटे, मगर फिर भी पानी के मटकों के पास ही भयानक युद्ध हो गया। सब बच्चे आपस में झगड़ा करने लगे। जो भी कुछ सामान था पानी के लिए, सुराहियाँ, मटके, पतीले, सब इधर उधर बिखेर गए और उन्होंने बिखेर दिए धक्का मुक्की में। सबके कपड़े भी इस लड़ाई झगड़े में भीग गए। इस पर माताजी को गुस्सा हो गया और माताजी ने जब देखा कि बच्चे काम के नाम पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और बड़ों ने कहा कि ये बच्चे कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो लेखिका की माताजी ने कहा कि बच्चों को अपना काम स्वयं ही करना पड़ेगा। नहीं करते हैं कोई बात नहीं, मगर करना पड़ेगा। जो काम करेगा उसे ही रात का खाना मिलेगा और जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब यहाँ लेखिका कहती हैं कि माताजी का यह आदेश बिल्कुल राजाज्ञा की तरह था। जैसे किसी राजा ने एक आदेश दे दिया हो और उसका पालन करना सबके लिए अनिवार्य हो गया हो, तो ऐसा उनका आदेश हो गया था। इसलिए बच्चे कसम खाने लगे कि बड़े लोग जो भी काम कहेंगे वो सब काम कर। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो काम करवाया नहीं जाएगा, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह मतलब तनख्वाह मतलब पगार, सैलरी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो इस पर अम्मा जी कहती हैं, ए खुदा के लिए मत दो ये वाला काम। देखिए यहाँ बोल रही है, ए हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग कौन, बच्चे काम पर तुल गए। जब उन्हें पता चला कि इस काम के लिए तो उन्हें तनख्वाह मिलेगी, तो बड़े खुश हुए कि भाई हमें काम के लिए पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने आगे सुना ही नहीं, आगे वो क्या कहना चाहते हैं, वो काम में तुल गए कि अम्मा ने जब कहा, अरे नहीं इनको ये काम मत दीजिए, घर में तो बाढ़ आ जाएगी। जब क्योंकि उन्होंने देखा था पानी पीने के लिए, जब इन्हें कहा था तो पानी पीने के लिए इन्होंने सारे बर्तन घर में बिखेर दिए थे, धक्का मुक्की कर ली थी। और अगर इनको ये पानी डालने के लिए कहा जाएगा तो ये तो पूरे घर में बाढ़ ला देंगे। तो अम्मा ने याचना की, अम्मा ने दुआई दी और अम्मा ने अब्बा से आग्रह किया कि ये काम इन्हें नहीं देना चाहिए, मत दो। मगर बच्चे कहाँ, बच्चे तो बस ये तनख्वाह के नाम पर ही उछल पड़े और सब काम में लग गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। एक दिन उन्होंने क्या करा, फर्शी दरी को साफ़ करने के लिए दिन चुन लिया कि भाई आज हम फर्शी दरी को साफ़ करेंगे, जो फर्श पे दरी बिछी रहती है। और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। उस दरी को उठाया और चारों कोने से झटकना शुरू कर दिया उसे। 2-4 ने लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। मतलब उस जो फर्शी दरी थी उसकी धूल को हटाने के लिए उन्होंने लकड़ियाँ ली और उस पर उसको पीटने लगे दरी को, कि दरी को अगर पीटेंगे तो धूल निकलेगी इस पे से, और सारा घर धूल से अट गया। इस तरह से जब वो कर रहे थे तो सारा घर धूल से भर गया था। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी
जो फर्श पर थी सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। आंगन में निकाला गया बच्चों को। सबने घर के जो लोग थे उन्होंने आंगन में निकाल दिया कि चलो कमरे से बाहर चलो, तुमने तो पूरे कमरे में बुरा हाल कर दिया, सारे में धूल ही धूल कर दिया, ऐसे कोई दरी साफ करता है। तो उन्होंने तो उन बच्चों को सबको आंगन में निकाल दिया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब उनको दिख गया कि सारे घर में धूल मिट्टी हो गई है, तो उन्होंने सोचा चलो झाड़ू लगा के घर को साफ कर दिया जाए। तो उन्होंने झाड़ू उठाने के लिए सारे बच्चे दौड़ पड़े। अब झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। सब उठाने लगे। अब जिसके हाथ में जितनी झाड़ू आई, जितनी झाड़ू की सीकें आई, वो उसी से लगने पड़ा झाड़ू लगाने। तो जितनी सीकें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा, झाड़ू लगाने लगा। अर्थात अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे ना। अब लेखिका यहाँ कह रही हैं कि ये बुजुर्ग तो हर काम में टोका टाकी कर रहे हैं। बच्चे अगर ये काम कर रहे हैं तो इसमें ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो हर काम में टोका टाकी हो रही है, तो बच्चे काम कैसे करेंगे। जब ज़रा ज़रा सी बात पर टोकने लगेंगे तो बस हो चुका काम। अब लेखिका यहाँ यही कह रही है कि जब ज़रा ज़रा सी बात काम पर टोका जाएगा तो बच्चे काम कैसे करेंगे। चुपचाप बैठ जाओ भाई, काम अपने आप हो जाएगा, बच्चे कर लेंगे अपने आप। यहाँ तो हर काम में उन्हें टोका जा रहा है, जरा जरा सी बात पे, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं चाहिए, यहाँ धूल हो गई, यहाँ धूल हो गई। तो इस तरह से उनको बार बार हर काम के लिए टोका जा रहा है, ये सही नहीं है, ये गलत कर दिया। तो इस तरह से बच्चे काम कैसे करेंगे। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, मतलब भरी हुई थी। पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ में बन गई। अब बच्चों ने सोचा कि याद आया बच्चों को कि झाड़ू देने से पहले अगर ज़रा सा पानी छिड़क दिया जाए तो धूल वहीं जम जाती है, फिर उड़ती नहीं है। तो बच्चों ने क्या करा कि इसका ख्याल आते ही उनके दिमाग में उन्होंने दरी पर पानी छिड़क दिया। उन्हें ये तो पता नहीं था कि दरी पर पानी छिड़केंगे तो वो सारी जो मिट्टी है, धूल है, वो दरी पर बैठ जाएगी और वो कीचड़ का रूप ले लेगी। तो और यही हुआ कि जब उन्होंने दरी पर पानी छिड़का तो वो सारी धूल जो उस पर लगी हुई थी, दरी पर थी, वो सारी कीचड़ बन गई। क्योंकि पानी से तो गीली हो गई अब धूल, अब वो कीचड़ की तरह हो गई, किच किच सारे में हो गई। तो अब सब आंगन से भी निकाले गए। अब सब उस आंगन से भी निकाल दिए गए। पहले तो उस कमरे पर में जहाँ पर दरी बिछी हुई थी, फिर आंगन में आए, फिर आंगन से, अब आंगन से भी वो निकाल दिए गए हैं क्योंकि सब जगह कीचड़ 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 उन्होंने कर दी थी। अब क्या तय हुआ, अब ये तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। मतलब कि अब ये काम तो उनके बस में, उनको लग नहीं रहा था ये काम हो पाएगा उनसे। अब उन्होंने सोचा बच्चों ने कि चलो अब हम पेड़ों में पानी देने का काम कर लेते हैं। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भिगोने, पतीलियां लुट गई। अब जो जिसके हाथ में आया, पतीली, तसले, लोटे, बाल्टियाँ, जितने भी घर के ऐसे बर्तन थे जो गहराई वाले थे, जिसमें पानी वो ले सकते थे, पानी आ सकता था, उसको सब ने एक दूसरे से छीन लिया। मतलब कि एक लूट ली गई। मतलब कि घर में जहाँ जहाँ वो पड़ी थी ऐसा सामान, वो सबने ले लिया। और जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे, गिलास भी ले आए। मतलब कि जिनको ये बड़े बड़े बर्तन नहीं मिले जिसमें पानी हम भर सकते हैं, पानी आ सकता है, गहराई होती है जिसमें पानी आ जाता है, तो उन्होंने क्या करा, कटोरी ले ली, किसी ने डोंगे ले लिए, किसी ने गिलास ले लिए। तो जिसके हाथ में जो लगा उसने वो ले लिया। किस लिए? पेड़ों में पानी डालने के लिए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। अब नल था एक, अब उन्हें सबको एक ही चीज दिख रही थी, नल। अब नल एक था, अब एक ही नल पे सारे टूट पड़े। यहाँ भी अब वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुस्सम ठास। अब देखिए यहाँ कितना अनोखा सा दृश्य आ रहा है, कितना मजेदार दृश्य आ रहा है कि एक ही नल पे सब टूट पड़े। घमासान सा ऐसा लग रहा था युद्ध हो रहा है, घमासान मची हुई थी और इतनी धक्का मुक्की हो रही थी पानी भरने के लिए कि किसी के भी बर्तन में एक बूंद भी पानी नहीं गया था। ठुस्सम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भिगोना और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियां मारी गई। एक दूसरे को कौन ही मारे थे, इधर हो उधर हो करते हैं ना हम जब लाइन में लगे होते हैं, इधर हो, मेरा पहला नंबर, मेरा पहला, ऐसे ही वो बच्चे करने लगे। बच्चे थे वो भी।
और उसके बाद बर्तन इधर उधर सब बिखर रहे थे। फौरन बड़े भाइयों बहनों मामों, जो घर में जितने भी लोग बड़े थे, भाई थे बहन थे, मामों और दामाद मौसियों फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। मतलब सबने देखा जब घर के सारे जो बड़े हैं वो उनकी तरफ आ रहे हैं, और तो वो सारे बच्चे वहीं पर अपने अपने बर्तनों को छोड़कर भागने लगे, भागते दिखाई दिए कि भाई अब तो पिटाई ज़रूरी होगी, अब तो बिल्कुल पिटाई होने वाली है। तो वो भाग गए। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे कि जब आपको दिखता होगा कि आपने कोई गलती कर दी है काम करने में, तो वहीं काम छोड़ के भाग जाते होंगे। ऐसा होता है, अक्सर होता है। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों के नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती। कम से कम मुर्गियों को ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों के तरफ भागी और जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताज़े धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लथपथ हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब लेखिका यहाँ कहती हैं कि पानी भरने और फिर बड़ों की मार से बचने में हुई धक्का मुक्की में कुछ बच्चे तो कीचड़ से पूरी तरह लथपथ हो गए थे, पूरी तरह से मिट्टी में सन गए थे। और घर में जितने भी नौकर चाकर थे, अब उनकी संख्या इतनी नहीं थी कि वो एक एक बच्चे पर ध्यान दें और सब बच्चों को नहला दें, और उनकी संख्या कम पड़ गई क्योंकि अब सब पूरी तरह से कीचड़ में ही लथपथ हो चुके थे। सब इतने गंदे थे कि उन्हें नहलाने और साफ करने के लिए और भी लोगों की और भी नौकरों की ज़रूरत पड़ी। और इस पे क्या उन्होंने एक विचार बनाया कि आसपास के जो बंगले थे उनके जो नौकर हैं उनको बुलाया जाए, और उनको उन्होंने बुलाया और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से उन्हें नहलाने के लिए मेहनताना दिया कि भाई अब इन बच्चों को साफ़ सुथरा बना दीजिए। और लेखिका आगे कहती हैं कि सभी बच्चों ने जो भी काम करना चाहा, कोई भी काम पूरा और सही किया ही नहीं। जिस भी काम में उन्होंने हाथ डाला सभी अधूरा छोड़ दिया। और बच्चों ने ये मान चुके थे और उनके मन में ये आ चुका था कि सचमुच सफाई का काम उनसे नहीं होगा, और ना ही वो पेड़ों में पानी दे सकते हैं। तो इस तरह से उनके मन में अब ये हो गया था कि अब वो कोई काम नहीं कर सकते। फिर सभी बच्चों ने सोचा कि अगर वो सफाई नहीं कर सकते, पेड़ों में पानी नहीं दे सकते या उनकी देखभाल नहीं कर सकते, तो शायद ये उनके बस का काम नहीं है, मगर वो कम से कम मुर्गियों को ही उनके जो है मुर्गी खाने में या दड़बे में बंद कर सकते हैं। बस फिर क्या था, शाम होते ही जिसके हाथ में जो लगा बांस छड़ी, वो सब मुर्गियों के पीछे दौड़ने लगे, मुर्गियों को उनके मुर्गी खाने में पहुंचाने के लिए। और जब सभी बच्चे ये कर रहे थे कि मुर्गियों के पीछे भाग रहे थे और मुर्गियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे लगे हुए थे, मगर क्या मुर्गियां भी इधर उधर भागने लगी, कहीं कभी कोई इधर जा रही है कोई उधर कूद रही है। तो इसी चक्कर में जब मुर्गियां भाग रही थी तो एक अनोखा ही दृश्य हुआ। वहाँ आया एक प्याले में खीर लेकर बैठी हुई थी और उस पर चांदी का वर्क लगा रही थी। चांदी का वर्क होता है जो मिठाइयों को सजाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चांदी की एक परत होती है जो मिठाइयों के ऊपर लगती है। तो वो प्याले में वो खीर लेकर बैठी हुई थी और उसे सजा रही थी, मगर फड़फड़ाती हुई दौड़ती हुई मुर्गियां वहाँ से निकली और वो सारी की सारी प्याली पे चढ़कर, सारी प्याली जो है प्याली के अंदर जो खीर थी वो सारी बाहर आ गई और वो कहाँ कहाँ गिरी। देखिए, कहते हैं ना जब तूफान निकल जाता है तब पता चलता है कि कितनी बर्बादी हुई है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, प्याली खाली थी और सारी तरफ खीर जो है बिखरी पड़ी थी। वो दीदी के कामदानी दुपट्टे जो कढ़ाई वाला जो कामदानी होता है ना, जिस पे काम हुआ हुआ होता है, कढ़ाई हुई हुई होती है, ऐसे दुपट्टा उनका था, इतना सुंदर दुपट्टा, वो सब खराब हो गया था। और वो अभी अभी कहते हैं सिर धो के बैठी थी, वो उनका पूरा सन गया था खीर से।
और तभी क्या हुआ, एक बड़ा सा मुर्गा जो है वो अम्मा जी की खुली हुई पानदानी पर चढ़ गया और कत्थे चूना सारे उनके पैर में सन गया। और उसी सने जो कत्थे चूने का पैर था वो उनकी सफ़ेद धुली चादर पर उन्होंने छापे मारता हुआ निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, जो अम्मा जी हैं, नानी अम्मा हैं, वो पान खाने की शौकीन बताई गई हैं और पानदान उनके पास सदैव रहता था और उसके अंदर कत्था चूना सब कुछ जो पान का सामान है, पान खाने में प्रयोग किया जाता है, पान जो है पान कत्था चूना सुपारी सब कुछ उसमें पड़ा हुआ था, सब इधर उधर बिखर गया। और नानी का जो सफ़ेद चद्दर, दूध से धुली हुई सफ़ेद चद्दर थी, वो सब कत्थे चूने में सन गई। अब आगे देखिए, एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। अब यहाँ पर मौसी जी के मुंह पे देखिए सारी कीचड़ आ गई। और वो कैसे आ गई कि एक मुर्गी दाल की पतीली पे छपाक मारती हुई भागी और सीधी मोरी में गिरी और वहीं पर जो है मौसी जी मुंह धो रही थी और वो सारी कीचड़ जो मोरी पर पड़ी थी वो उनके मुंह पर आ गई। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थीं, एक भी दड़मे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब की सब झपटी तो भागकर जाना कठिन। सारी मुर्गियां इधर उधर दौड़ रही थी। जिस प्रकार बिना नकेल का ऊंट होता है, बिना नकेल का ऊंट वो होता है जिसकी नाक में रस्सी नहीं होती, नकेल नहीं होती, वो बिना नकेल का पशु माना जाता है, जिसे बेनकेल कहते हैं। पशुओं की नाक में जो पहनाई जाने वाली रस्सी होती है, वो अगर रस्सी ना बांधी जाए तो जो है हम किसी भी जानवर को, किसी भी पशु को हम वश में नहीं कर सकते, कंट्रोल में नहीं कर सकते। वो भागता रहेगा तो आप उसे कैसे पकड़ोगे? रस्सी से ही तो पकड़ोगे। तो उनकी नाक में रस्सी बांधी जाती है जिससे कि उन्हें काबू में लाया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, उन्हें पकड़ा जा सके अगर वो भागे या इधर उधर मतलब कि काबू में ना है। तो उसी तरह से सभी मुर्गियां बेनकेल के ऊँट की तरह इधर उधर भागे जा रही थी, जिन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, जिन्हें पकड़ना मुश्किल हो रहा था। और एक भी मुर्गी खाने में या दड़बे में नहीं जाने को राजी थी। और इधर किसी ने सोचा, मतलब कि एक बच्चे ने सोचा कि ये मुर्गियां तो जा ही नहीं रही हैं अपनी मुर्गी खाने में, तो क्यों ना भेड़ों को ही दाना खिला दिया जाए, क्योंकि भेड़ें भी सुबह से भूखी हैं। तो दिन भर की भूखी भेड़ें जो थी वो दाने का सूप देखकर सबकी सब भागी और सूप की तरफ झपट्टा मारने लगी। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गईं, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ जी को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ती गईं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित इधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूखती हुई हमला करती गईं। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके सो रही थीं। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर खड़ी हो गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो आपको पता होगा, जब उन्हें मारते हैं तो जब मारते हैं किसी डंडे से या छड़ी से तो ऐसी आवाज़ आती है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। अब यहाँ लेखिका कहती हैं कि कोई भी मुर्गी घर में जाने को राजी ही नहीं हो रही थी, जैसे उन्हें मुर्गी घर में जाना पसंद ही ना हो। और दूसरी ओर अब बच्चों का ध्यान मुर्गियों से हटकर घर की ओर आती हुई
भेड़ों की तरफ गया। किसी बच्चे को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना या भोजन खिला दिया जाए। लेखिका यहाँ कहती हैं कि दिन भर की भूखी भेड़ों ने जब अपना भोजन देखा तो एकदम सबकी सब उस पर एक साथ ही झपटती गई, एक साथ ही टूट पड़ी, जिसके कारण बच्चों का वहां से भागकर जाना कठिन हो गया। लेखिका यहाँ अब बता रही हैं, कहती हैं कि भेड़ चाल तो मशहूर ही है। जल्दबाजी में भेड़ें एक दूसरे को धक्का देती हुई तख्तों के ही ऊपर चढ़ गईं और अपने भोजन पर टूट पड़ी। पलंगों के ऊपर से छलांग लगाती हुई, बर्तनों को लुढ़काती हुई साथ साथ चढ़ गई। कुछ भी सामने आया उस पर से टकराती हुई, इधर उधर लुढ़कती हुई, छलांग मारती हुई भेड़ें अपने भोजन के पास पहुंची। और वहां पर क्या था? बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था और जिस पर गोखरी, चंपा, सलमा, सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता। और उसी समय वहां से भेड़ें गुजरी तो भेड़ें बिना किसी के डर के सबको कुचलती हुई, मिंगनियों का छिड़काव करती हुई वहां से सीधे सीधे अपने भोजन की तरफ भाग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो तूफान गुजर चुका हो और जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारती हुई गुजर गई हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघकर उस पर हमला करती गईं। तो लेखिका यहाँ कहती हैं कि जब भेड़ों ने घर में सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया तो ऐसा लग रहा था जैसे जर्मनी की सेना अपने टैंकों और बम्बारों के साथ छापा मारकर वहीं से गुजर रही हो। और कहती हैं कि बर्तन में भेड़ों के लिए दाना तैयार करके रखा गया था, उसकी खुशबू पाते ही वो शिकारी कुत्तों की तरह उस पर टूट पड़ी थी। और जब भेड़ें वहाँ से गुजर रही थी तो वहाँ हज्जन माँ का पलंग बिछा हुआ था और उस पर वो दुपट्टा मुंह पे रख के सोई हुई थी। उन्हें पता नहीं था कि ये भेड़ें दौड़कर उन्हीं के पलंग के ऊपर, उन्हीं के ऊपर से जाएंगी। वो भेड़ें दौड़ती हुई उनके ऊपर से गुजरी तो बस मानो हज्जन माँ की तो सांस अंदर की अंदर, उन्हें पता ही नहीं चला ये ऊपर से कौन गुजरा है। और दुपट्टे में ही उलझी हुई थी वो और मारो मारो चीखने लगी। मतलब कि यहाँ हज्जन माँ जो है पलंग पर दुपट्टा मुंह पर रखे हुए सोई हुई थी। उन्हें पता ही नहीं था, वो पता नहीं किस महलों की सैर कर रही थी और सो रही थी और अचानक भेड़ें उनके पलंग के ऊपर से छलांग मारती हुई गुजर गई और उनकी चारपाई से टकराई तो अचानक हड़बड़ा कर उठी। घबराहट में उनका दुपट्टा मुंह पर उलझ गया और वो चीखने लगी। और इतने में क्या था कि भेड़ों को सब्जी वाले की सब्जी दिख गई। वो जब वहाँ से गुजर रही थी हज्जन माँ की चारपाई की ऊपर से, उन्हें जो है दालान में सब्जी वाली दिख गई और उसके पास हरी हरी तरकारी रखी हुई थी, मटर थी। हरे हरे सब्जी को देखकर बस वो तो अपना सूप भूल गई और वो सब्जी वाली की तरफ टूट पड़ी। और सब्जी वाली जो है वहाँ बैठी हुई फलियाँ तोल रही थी, रसोइये को दे रही थी साग बनाने के लिए ताकि शाम की सब्जी बनाई जा सके। और जैसे ही उसने देखा कि भेड़ें उसकी तरफ ही आ रही हैं और सब्जी खाने के लिए दौड़ चली हैं तो अपनी सब्जी को बचाते हुए सीना तान कर वहाँ। अब भेड़ें कहाँ मानने वाली थीं। और आपने कभी देखा हो या कभी भेड़ों को मारा हो या पीटा हो तो जब उन्हें मारते हैं या किसी छड़ी से पीटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को पीट रहे हैं। और भेड़ों पर कोई असर नहीं होता मारने का, पीटने का। भेड़ को चोट भी नहीं लगती और भेड़ें यह समझकर कि आप उनसे मजाक कर रहे हैं वे आपके ऊपर ही चढ़ जाएंगी। और ज़रा सी देर में भेड़ों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि उनको तो चोट लग ही नहीं रही थी। अगर वो सब्जी तरकारी बारी उनको उस हटाने के लिए छड़ी का भी प्रयोग कर रही थी तो उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और वो ज़रा सी देर में भेड़ों ने क्या करा, सब्जी को छिलके समेत सारी सब्जी अपने पेट की कढ़ाई में डाल ली, मतलब खा गई सारी की सारी। और जिस तरह से कहते हैं ना, कढ़ाई में जब हम सब्जी एक साथ डालते हैं, झोंक देते हैं उसमें, तो इसी तरह से भेड़ों ने भी सारी की सारी सब्जी अपने पेट में डाल ली। मतलब इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल गए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी और पिछाड़ी बांध दी जाए, मतलब आगे के 2 पैर और पीछे के 2 पैर बांध दिए जाएं, फिर शायद ये काबू में आ जाए और हम दूध धो लें। ये सोचा बच्चों ने। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए।
पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। मतलब बच्चों को इस तरह से किसने छोड़ दिया है खुला काम करने के लिए, वो गुस्सा। लेखिका यहाँ यही कह रही हैं कि एक तरफ तो भेड़ों ने उधम मचा रखा था, तो दूसरी तरफ बच्चे भी कम नहीं थे, वो लापरवाह नहीं थे। वो ये बता रही हैं कि बच्चों की इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी भी मिल चुकी थी कि सही तरीके से कोई काम नहीं करेगा तो रात का खाना नहीं मिलेगा। ये धमकी उन्हें मिल गई थी। जिस तरह से वो काम कर रहे थे, सब जगह फैला रहे थे, इतना उधम मच गया था, घर में इतनी अफरा तफरी हो गई थी। तो यही ऐलान कर दिया गया कि जो बच्चा सही तरह से काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। तो अब बच्चे अब क्या करने लगे, अपने अगले काम को करने के लिए जुट गए। अब उन्हें एक नया काम सूझ गया कि चलो भैंसों को ही जो यहाँ खड़ी हैं इनका दूध निकाल लिया जाए। अब क्या था, उन्होंने धुली बेधुली जो भी जैसी भी बाल्टी मिली उससे क्या करने लगे, उसको भैंस के नीचे लगाने लगे, भैंस के थन के नीचे, और उसी को इस्तेमाल करने लगे दूध धोने के लिए, भैंस का दूध निकालने के लिए। क्योंकि उन्होंने ठान ली थी कि भाई अब कोई ना कोई काम तो वो करेंगे, तो कोई भी जो भी बाल्टी मिली, चाहे वो धुली है बेधुली है, उन्होंने उसको उस काम के लिए ले लिया। अब भैंस के पास पहुंच गए और जो थे 4 बच्चे लग गए भाई उसके थनों में से दूध निकालने के लिए। 8 हाथ की बात कही गई है, 8 हाथ 4 थनों से दूध निकालने के लिए बड़े, 8 हाथ मतलब 4 जन हैं वो। तो भैंस भी एकदम से घबरा गई और अपने चारों पैरों से एकदम से छलांग लगा दी और बाल्टी को लात मारकर खुद दूर जा खड़ी हो गई। लेखिका यहाँ बताती हैं कि अब बच्चों ने ये तय किया कि इसकी ना टांगे बांध दी जाएं, आगे अगाड़ी की दोनों और पिछाड़ी की, तब हम इसका दूध निकाल सकते हैं आराम से। अब क्या था कि बच्चों ने भैंस का दूध धोने के लिए उसे बांधना चाहा, तो उन्होंने भैंस के पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए जिस पर चाचा जी सो रहे थे। और जैसे ही आगे के पैरों को बांधने का कोशिश की गई, बांधने के लिए वो बढ़े, तो भैंस चौकन्नी हो गई और भैंस ने चारपाई को अपने साथ ही खींचकर भागने लगी, खींचकर ले जाने लगी, क्योंकि चौकन्नी हो गई कि मेरे आगे के भी पैर बांध देंगे। और जो है भैंस जो है चारपाई को खींचने लगी, भागने लगी, और चाचा जी की चारपाई जो थी वो भैंस के साथ ही पीछे पीछे घसीटने लगी। चाचा जी को ऐसा लगा कि वे कोई सपना देख रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं हुआ था कि बच्चों ने उनके साथ कैसी शरारत कर दी है। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई तो पानी छलक कर चाचा जी पर गिरा। चाचा जी तो ये समझे कि आंधी तूफान में फंस गए हैं और उसके साथ साथ भूकंप भी आ गया है, पानी भी गिर रहा है। तो वो तो ये अंदाज़ा लगा रहे थे। फिर जल्दी ही चाचा जी को असली बात पता चल गई कि असल में हुआ क्या है। बच्चों ने भैंस को चारपाई के साथ बांध दिया था। चाचा जी ने चारपाई की जो है दोनों तरफ की लकड़ियों की पट्टियों को पकड़ लिया, क्योंकि अब वो इतनी तरह से घिसट रहे थे कि वो कभी भी गिर सकते थे। तो उन्होंने क्या करा, वो लकड़ियों की पट्टियों को पकड़ लिया और बच्चों को इस तरह से छोड़ देने वालों को बुरा भला कहने लगे कि इस तरह से इनको छोड़ दिया है और ये तो पूरे घर में इन्होंने भवंडर मचा रखा है, और वो बुरा भला कहने लगे उन लोगों को। तो इन शैतान बच्चों को किसने खुला छोड़ दिया, इस तरह से वो बोल रहे थे। और बच्चों को ऐसा दृश्य देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही थी, उन्हें मज़ा आ रहा था ये सब देख के। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई पर चाचा जी भी घसीटते हुए चले जा रहे थे। तो उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ी हंसी आ रही थी। और वो मतलब कि एक दृश्य ऐसा हो गया था कि वो हंस रहे थे चाचा जी को देख के, मगर चाचा जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। आगे देखिए क्या होता है। ये बड़ा मज़ा यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारे
गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हाँक दी गईं और मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। सामान बांध दिया अम्मा जी ने कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगी, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं तो चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। लेखिका यहाँ कहती हैं कि बच्चों ने इतना सब काम बिगाड़ दिया था कि घर की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी और बड़ों ने गुस्से में आकर सभी बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। मुर्गियों को बगीचे की तरफ भेज दिया गया और सब्जी वाली के आंसू पोंछे गए कि भाई इतना सारी उसकी सब्जी, सारी की सारी सब्जी जो है वो भेड़ों ने खा ली है, तो उसके आंसू पोंछे गए। उसे हौसला दिया गया क्योंकि उसकी सारी सब्जी भेड़ों ने खा ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में शोक मनाया जा रहा है, शोक सभा हो रही है। तो बच्चों ने सारा काम इतना बिगाड़ दिया था कि लेखिका की अम्मा को बहुत गुस्सा आ रहा था। बच्चों से तंग आकर लेखिका की अम्मा जो है आगरा जाने की धमकी देकर अपना सारा सामान बांधने लगी और कहने लगी कि या तो बच्चे घर में रहेंगे, बच्चों की मनमानी चलेगी, या फिर घर में मैं रहूँगी, दोनों में से कोई रहेगा, नहीं तो मैं तो चली अपने मायके। वे इतने गुस्से में थी कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो बच्चों में से एक ही घर में रहेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि या तो बच्चे रहेंगे या मैं रहेंगे, नहीं तो मैं मायके जा रही हूँ। तो अब क्या था कि लेखिका की माँ ने परेशान होकर मायके जाने की जब बात कही तो अब्बा परेशान हो गए। उन्होंने तो सारे बच्चों को पंक्ति में खड़ा कर दिया और बच्चों की पूरी फौज को, बटालियन जैसे कहा गया है बच्चों को, तो पूरी फौज जितने भी बच्चे थे उनको सबको लाइन में खड़ा कर दिया और क्या सज़ा सुनाई कठोर दंड के रूप में कि बच्चों को अब रात का खाना नहीं दिया जाएगा। तो कब नहीं दिया जाएगा? अगर बच्चों ने घर के किसी भी सामान को हाथ लगाया, मतलब उनको काम नहीं करना कोई, और अगर किसी ने भी किसी सामान को हाथ लगाया तो उन्हें कड़ा दंड दिया जाएगा, सज़ा सुनाएगी। और वो सज़ा क्या सुनाई गई कि उन्हें रात का खाना नहीं दिया जाएगा अगर उन्होंने घर के किसी भी सामान को हाथ लगाया। जब बच्चों ने अम्बा की यह बात सुनी तो क्या हुआ, बच्चों ने यह तय कर लिया कि अब कोई भी बच्चा कोई काम ही नहीं करेगा। मतलब उन्होंने सोचा कि काम करो तो भी मुश्किल और काम ना करो तो भी मुश्किल। तो उन्होंने क्या फैसला कर लिया बच्चों ने कि अब वो किसी काम को हाथ नहीं लगाएंगे, वो कोई काम नहीं करेंगे। और बच्चे चाहे कुछ भी कर लें, बड़ों को तो शांति ही नहीं मिलती। यही सोच रहे थे बच्चे कि हम कितना कुछ करा, हमने कितने काम करे, जो हमें नहीं आते थे वो भी किए, तब भी इनको कोई शांति ही नहीं मिली और हमें दंड और सुना दिया है। इस पर बच्चों ने यही निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें कोई भी काम बताए वे कुछ भी नहीं करेंगे और हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बात शुरू हुई थी जहाँ से और वहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है कि बच्चे काम नहीं करेंगे। काम चोर जो कहानी का शीर्षक था, जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आकर ख़त्म हो गई। मगर इस कहानी के माध्यम से लेखिका यही बताना चाहती हैं कि अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को काम दिया जाए जो काम चोर है, या उसे काम करने का तरीका नहीं पता है, या उसे वो कार्य पहली बार कर रहा है उस कार्य को, तो उसको पहले समझाना चाहिए, उसको तरीके समझाने चाहिए, किस तरीके से काम होगा, किस तरह से, किस प्रकार से काम होगा, ये सिखाना चाहिए। तभी काम सफल होगा, तभी उसको जिसको कार्य दिया जा रहा है वो काम कर पाएगा, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा ही होगा। जब तक काम नहीं बताया जाएगा, जो काम दिया जा रहा है उसका करने का तरीका नहीं बताया जाएगा। तो अगर किसी को भी काम दिया जाए
तो उसे सबसे पहले उसके करने का तरीका, उस काम को करने का तरीका समझाया जाना चाहिए, ना कि काम को थोप देना चाहिए। अगर काम को थोप दिया जाएगा तो वो काम उल्टा पुल्टा ही होगा। इस कहानी के माध्यम से हमें यही संदेश मिलता है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। कुछ छोटे मोटे कार्यों को करने की आदत होनी चाहिए, उन्हें आदत डालनी चाहिए। और माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों से छोटे मोटे कार्य घर के जो भी हैं वो करवाते रहें और उन्हें करने का तरीका बताएं कि काम कैसे किया जाता है और किस प्रकार से कार्य वो किया जाएगा, ये उन्हें बताया जाए और उन्हें काम करने की आदत डाली जाए। उनमें जो काम करने की आदत है वो डाली जानी चाहिए और ये घर से ही शुरू होती है, ना कि उन्हें पूर्णतः से नौकरों पर निर्भर रहना की आदत हम डालें। तो इस पाठ में यही दर्शाया गया है कि पहले तो माता पिता ने बच्चों को काम करने की आदत डाली ही नहीं, और जब उन्हें काम करने को कहा तो वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाए। इसमें उनका भी कोई दोष नहीं, उनका भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि उन्हें कार्य करना आता ही नहीं था। नौकर चाकर थे, पूरे घर में संपन्न परिवार था और नौकरों पर ही वो पूर्णतः से निर्भर थे, तो उन्हें कार्य करना आता ही नहीं था। तो अपनी ओर से तो उन्होंने पूरे कार्य, जितने भी कार्य उन्हें सौंपे गए थे, वो कार्य करने की पूरी कोशिश की थी, मगर उन्हें कार्य करने का तरीका ही नहीं पता था। इसलिए वे सभी अपने कार्य में निष्फल रहे थे। अगर उन्हें कार्य का तरीका पता होता, कार्य किस प्रकार से संपन्न होगा ये पता होता, तो शायद वो सभी कार्यों को सही तरह से कर पाते। तो ये पाठ इसी शिक्षा के साथ यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।